हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम जेनेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास क्या क्या हैं, जो अभी तक जेनेटिक्स के जो एक्सपेरिमेंट हमने किए थे, जिसमें जो हमने चाहे मेंडल के बेस के ऊपर लगा लीजिए या भाई नॉन मेंडल के बेस के ऊपर लगा लीजिए, उस सब के केस में हमने डिफरेंट टाइप्स की टर्म्स का यूज किया था। वो जो टर्म्स हमारे पास हैं, हम उन सब को इंपॉर्टेंट टर्म्स के नाम से बोलते हैं। हमने जेनेटिक्स की डेफिनेशन आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी। इनहेरिटेंस, वेरिएशंस, हेरिडिटी, इन सब की डेफिनेशंस को हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम चलते हैं ऐसी डेफिनेशन जो एक तरीके से मेंडल के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, तो हमने आप सबको पता होगा आपको बताया था फिनोटाइप। फिनोटाइप, अब फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है द कैरेक्टर विच इज विजिबल बाय नेक्ड आई। ठीक है, ऐसा कैरेक्टर जिसको हमें नेक्ड आई के बेस के ऊपर विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है, शेप, साइज, स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स, शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। भाई किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो शेप है, साइज है, कलर है, स्ट्रक्चर है, उस चीज को हम किस में इंक्लूड करते हैं? दैट्स आर इंक्लूड इन केस ऑफ द फिनोटाइप। उसके बाद है जीनोटाइप। उसके बाद सेकंड टर्म है जीनोटाइप। अब इस जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? इस जीनोटाइप का मतलब होता है एक कैरेक्टर विच इज कोड which is coded in a form of a nitrogenous basis in the genetic material। जो जेनेटिक मेटेरियल के केस में, यानी जो जेनेटिक मेटेरियल उसको हम जीन के नाम से बोल सकते हैं, जो जीन के अंदर प्रेजेंट है, विच इज नॉट सीन बाय द नेक्ड आई, जिसको हम नेक्ड आई से विजुअलाइज कर ही नहीं सकते। यानी जिस तरीके से हमारे पास कोई भी करेक्टर है, उस करेक्टर के अंदर जो हमारे पास डीएनए है, जैसे ये डीएनए है भाई, इस डीएनए को हम जीन के नाम से बोलते हैं, ये जेनेटिक मेटेरियल है। इस जेनेटिक मेटेरियल्स के अंदर आप सबको पता है ए टी सी, जी जी सी, टी ए सी सी, जी टी ए, ऐसे कोड प्रेजेंट है। तो ए के साथ टी, आप सबको पता है टी के साथ ए, जी सी जी ए टी जी जी सी ए टी, ऐसे ये कोड प्रेजेंट है। और तो ये जो कोड प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजीनियस केमिकल की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो ए टी सी जी से बिलोंग करते हैं। ये सब कहां पर प्रेजेंट है? जो हमारे पास जेनेटिक मेटेरियल है, उस जेनेटिक मेटेरियल में प्रेजेंट है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, जीन की बात की हमने। नेक्स्ट टर्म क्या है भाई? जीन। जीन क्या चीज होती है? देखिए, a sequence of nitrogenous base pairs, a sequence of nitrogenous bases, ठीक है, which perform a function, है ना, वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जीन क्या होता है? सीक्वेंस होता है नाइट्रोजीनियस बेस का, जो एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सब कुछ टर्म्स है। अभी तक हमने 3 टर्म्स के बारे में बताया। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है
जीनोम। ठीक है, जीनोम का मतलब क्या होता है? द हैप्लॉइड कॉपी ऑफ टोटल जेनेटिक मटेरियल, हैप्लॉइड कॉपी ऑफ टोटल जेनेटिक मटेरियल इन ए सेल। कोई भी सेल जो होती है, उस सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के नाम से जान सकते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है भाई सिंगल कॉपी में जो प्रेजेंट होता है, और डिप्लॉइड का मतलब होता है जो डबल फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। तो यहां पर ये हैप्लॉइड है भाई, कैसा है? हैप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हैप्लॉइड का मतलब हमने बताया कि हैप्लॉइड का मतलब, मान लीजिए सपोज कीजिए किसी ऑर्गेनिजम्स में 46 क्रोमोसोम है, ह्यूमन बींग्स की ही बात करते हैं, तो इसमें से 23 जो बोलते हैं उसको हम एन बोलते हैं, ये हैप्लॉइड होता है। और डिप्लॉइड क्या होता है भाई? डिप्लॉइड का मतलब होता है 46, इट्स मीन्स 2n। तो ये इस तरीके से, तो जो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको हम किसके नाम से बोलते हैं? जीनोम के नाम से बोलते हैं, क्योंकि इसके पास सारे के सारे जितने भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है उन सब का जेनेटिक इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन जो उस जेनेटिक मटेरियल में कोडेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद है भाई जीन पूल। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जीन पूल। जीन पूल का मतलब क्या होता है? जीन पूल का मतलब होता है टोटल सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ जीनोम। ठीक है ना, टोटल सम ऑफ all types of the genome in a population regards a जीन। कोई भी एक जीन है, उस जीन की जितनी भी फॉर्म मिलती है ना, उन सभी जीन्स का जितने भी फॉर्म मिलती हैं, उन सब जीन्स की फॉर्म्स का टोटल, उस पार्टिकुलर टोटल को हम किसके नाम से बोलते हैं? दैट टोटल इज कॉल्ड द जीन पूल। उसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई? जीन पूल के नाम से बोलते हैं। तो जीन पूल में जितने भी जीन होते हैं ना, सब एक तरीके से उसमें कलेक्टिवली हम इकट्ठे कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम जीन पूल के नाम से बोलते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टर्म अलील। नेक्स्ट टर्म कौन सी है भाई? अलील को हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अलील। अलील का मतलब क्या होता है? ऑल द अल्टरनेट या ऑल द फॉर्म ऑफ जीन। जितनी भी जीन की फॉर्म होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एग्जांपल जैसे प्लांट हाइट एक जीन है। इस प्लांट हाइट में दो फॉर्म मिलती हैं भाई, टाल एंड डवार्फ। ये दोनों फॉर्म जो है वो क्या है? अलील है। किसकी? ये जो पार्टिकुलर प्लांट हाइट का एक जीन है, इसकी जितनी भी फॉर्म, इसकी दो ही फॉर्म है, टाल एंड डवार्फ, इन सब को हम किस में इंक्लूड करते हैं? दैट्स आर इंक्लूड इन केस ऑफ अलील। किस में इंक्लूड है भाई? अलील्स में। फिर उसके बाद हमारे पास है होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ठीक है भाई, हमारे पास फिर क्या है? देखिए, हम डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करते हैं। फिर क्या हमारे पास? डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? ए सेट ऑफ alleles which express themselves in F1 जनरेशन। मतलब एक अलील का वो सेट है जो अपने आप को कहां पर एक्सप्रेस करता है भाई? F1 जनरेशन में। तो जिस टाइप का अलील वहां पर एक्सप्रेस होता है, उस अलील को हम डोमिनेंट अलील के नाम से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते थे कि भाई F1 केस जो हमारे पास, जैसे कैपिटल T
क्रॉस विद स्मॉल टी, ये प्रोड्यूस करता है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाते हैं, टाल बन जाते हैं। तो टाल जो करेक्टर हमारे पास डोमिनेंट का काम करता था, तो ये जो कैपिटल टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉल, तो टॉल जो करेक्टर है वो डोमिनेंट का काम करता है। इसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास इसी की से रिगार्डेड है, रिसेसिव। रिसेसिव इसका मतलब क्या होता है, ए सेट ऑफ अलील्स विच इज नॉट एक्सप्रेस, ए सेट ऑफ अलील विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता ही नहीं है उसको हम बोलते हैं। वही क्रॉस की बात करते हैं, क्रॉस विद दिस कंडीशन, तो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। तो ये जो स्मॉल टी है ना, इसको हम रिसेसिव बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी प्रोटीन नहीं बनाता। यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, यहाँ पर स्मॉल टी जो है वो किसका काम करती है, रिसेसिव का काम करती है, जो दो अलील्स के आपस में मिक्स होने के बावजूद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है भाई होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और देन हमारे पास है भाई होमोजाइगस रिसेसिव। ये तीन चीजें हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। इन तीनों टर्म्स में देखिए क्या डिफरेंस है, मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पर देखिए आप कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, दिस इज कॉल्ड द होमोजाइगस डोमिनेंट। व्हाई दैट इज कॉल्ड द होमोजाइगस, बिकॉज इट प्रोड्यूस द सेम टाइप ऑफ गैमेट, बिकॉज it produce the same types of gametes। ये क्या प्रोड्यूस करता है भाई, सेम टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। अगली तरफ देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, हमने कहा हेट्रोजाइगस, बिकॉज इट प्रोड्यूस different types of gametes। ये कैसे प्रोड्यूस करता है भाई, डिफरेंट टाइप्स के, इसमें सेम टाइप्स के, क्योंकि दोनों कैपिटल टी है। यहां पर भी देखिए तो इसमें सेम टाइप के हैं और वो डोमिनेंट का काम करते हैं, सेम टाइप के हैं और डोमिनेंट का काम करते हैं। यहां पर भी प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन कोई डोमिनेंट का काम करता है, जैसे कैपिटल टी एक्ट एज ए डोमिनेंट कैरेक्टर यहां पर। अब इसके बाद नेक्स्ट केस में देखिए होमोजाइगस रिसेसिव। यहां क्या होता है, जैसे ये स्मॉल टी की बात हम कर रहे हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस सेम टाइप्स ऑफ gametes but not express individually। अगर किसी के साथ जुड़ते हैं ना तो वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो इस चीज को हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द होमोजाइगस रिसेसिव। इसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं भाई, होमोजाइगस रिसेसिव। इसके साथ साथ हमारे पास और भी टर्म्स है भाई, जैसे F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। F1 और F2 जनरेशन जो होती है इसको हम फिलियल जनरेशन के नाम से बोलते हैं। फिलियल जनरेशन का मतलब होता है जो प्योरिटी के बेस के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर परफॉर्म की जाती है, उनको हम फिलियल जनरेशन के नाम से बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मेंडल ने कुछ ऐसे क्रॉस भी बताए जिसमें भाई टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस करवाए। अब टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस जो होते हैं, उन क्रॉस के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वो किस टाइप के क्रॉस है,
देखिए टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस की बात हम करें ना, तो उसमें कोई स्पेसिफिक ऐसी कंडीशन नहीं है, आप समझ जाएंगे। टेस्ट क्रॉस के केस में क्या है कि भाई हर कोई जो क्रॉस हम परफॉर्म करते हैं उस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस के नाम से बोलते हैं। अब वो अगर सिंपली टर्म में हम इस टेस्ट क्रॉस की बात करें कि टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, किस तरीके से ये होती है, तो इस टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि एक ऐसा क्रॉस जिसके केस में जो मेंडल ये जो टेस्ट क्रॉस का जो प्रोसेस था ये किसने प्रोवाइड किया भाई, देखिए हम ये पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ए क्रॉस बिटवीन अननोन जीनोटाइप विद होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है ना भाई। किसके साथ होगा, अननोन जीनोटाइप है एक तो, और दूसरा हमारे पास ऐसा है जिसमें रिसेसिव कैरेक्टर के साथ होगा, होमोजाइगस रिसेसिव। मतलब कोई भी क्रॉस आप उठा के कर सकते हो यहाँ पर, वो हमारे लिए टेस्ट क्रॉस का काम करेगा। अगर आप क्रॉस मान लीजिए यहाँ कैपिटल टी है, क्रॉस विद स्मॉल टी ये करते हैं, इट्स आल्सो टेस्ट क्रॉस। अगर आप ये क्रॉस करते हैं कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी तो ये भी टेस्ट क्रॉस, समझ गए ना, ये भी टेस्ट क्रॉस है। अब देखिए कैसे भाई, हमने कहा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अननोन जीनोटाइप, ये जो जीनोटाइप है ना हमारे पास, ये तो अननोन है हमारे पास, हमें नहीं पता इसके बारे में क्या, ठीक है, ये अननोन जीनोटाइप है, इसको हम अननोन बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, विद होमोजाइगस रिसेसिव। भाई ये केस कैसा है हमारे पास, होमोजाइगस रिसेसिव। इस होमोजाइगस रिसेसिव टर्म यानी ये होमोजाइगस रिसेसिव जो कंडीशन है ये हमेशा फिक्स रहेगी, जबकि दूसरी टर्म है वो हमारे पास फिक्स नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो क्रॉस किया जाता है उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अब बात आती है हमारे पास बैक क्रॉस की। व्हाट यू मीन बाय द बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है भाई, बैक क्रॉस का मतलब होता है एक ऐसा क्रॉस जो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है उसमें से किसी एक ओरिजिनल पेरेंट्स के साथ हम करवा सकते हैं, ठीक है। किसके साथ करवा सकते हैं भाई, जो F1 जनरेशन में हमारे पास जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है। मतलब कैसे, हम कैसे कह सकते हैं, जैसे ये जो केस है हमारे पास, इस केस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके गैमेट कैपिटल टी यहां से स्मॉल टी, इससे क्रॉस किया, इससे क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो प्रोड्यूस हुआ है ना हमारे पास, ये क्या है, हाइब्रिड। अब हमने क्या करना है भाई, बैक क्रॉस में ये जो केस है ना हमारे पास, इस बैक मतलब इस पार्टिकुलर F1 हाइब्रिड को क्रॉस करना हमने कहां पर, किसी भी पेरेंट्स के साथ है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं बैक क्रॉस का मतलब क्या है, बैक क्रॉस का मतलब आप देखिए क्या होता है, एक क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विद एनी वन पेरेंट्स, ठीक है ना, किसी भी एक पेरेंट से। मतलब यहां से हम कहां जाएंगे, पीछे की तरफ, चाहे इसके साथ कर लो, चाहे आप इसके साथ कर लो, किसी के साथ भी कर लो, उसके बीच में होगी। तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्रॉस विद मान लीजिए इसके साथ कर सकते हैं आप, या इसके साथ कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये हमारे पास प्रेजेंट है। तो पहले वाले क्रॉस में और इस क्रॉस में डिफरेंस सिर्फ यही है कि इसमें तो ये कंडीशन फिक्स थी, इसमें जो होमोजाइगस रिसेसिव, इसके केस में हमारे पास कौन सी कंडीशन फिक्स है भाई, हमारे पास कंडीशन जो फिक्स है कि F1 जनरेशन जो आएगी ये F1 जनरेशन है, ये फिक्स है। और पीछे वाले जो पेरेंट्स है उनके साथ जो क्रॉस होगी उस क्रॉस को हम किस में काउंट करते हैं भाई, दैट इज कॉल्ड द बैक क्रॉस, ठीक है। ये मेंडल ने परफॉर्म किया इस क्रॉस को।
अब मेंडल के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता कि मेंडल ने जो जीन टर्म थी ना, जीन टर्म, ठीक है, मेंडल ने जो देखिए आज जो हम यूज करते हैं टर्म जीन, मेंडल के टाइम पे ये टर्म जो जीन थी ना, जीन नहीं कहलाती थी, ये कहलाती थी भाई फैक्टर। किसके नाम से? फैक्टर बोलते थे। मेंडल के अकॉर्डिंग जीन को फैक्टर बोलते थे, यानी तब तक जीन की कोई डिस्कवरी थी ही नहीं, तो जीन की डिस्कवरी नहीं थी तो इसका मतलब उसको किसी और स्पेसिफिक नाम से बोलते थे। अब उसके बाद देखिए हमारे पास दो तरीके की ट्रेड्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रेड्स का मतलब आप समझते हैं? ट्रेड्स का मतलब होता है कोई भी कैरेक्टर। ट्रेड का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर, फैक्टर, जीन, ठीक है, जो एक तरीके से फिजिकली हम उसको अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड्स का मतलब क्या है भाई? कैरेक्टर, उसको हम जीन भी बोल सकते हैं, उसको हम फैक्टर भी बोल सकते हैं भाई, समझ गए ना? ये सब चीजें कैरेक्टर ट्रेट ही हैं। तो दो तरीके की ट्रेट होती हैं, टू टाइप्स ऑफ द ट्रेड्स। कौन कौन सी भाई? मैं क्यों कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो दो तरीके की ट्रेड कौन कौन सी हैं? एक को तो बोलते हैं भाई इनहेरिटेड ट्रेड्स, और दूसरी होती है भाई एक्वायर्ड ट्रेड। इनहेरिटेड ट्रेड और एक्वायर्ड ट्रेड। अब ये इनहेरिटेड ट्रेड कौन सी होती हैं? द ट्रेड्स विच कैन पास, the trait which can pass, ठीक है, passes from parents to offspring। ऐसी ट्रेट भाई जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। दूसरी हमारे पास क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट। द ट्रेट which is not pass, which cannot pass from parents to offspring। भाई आप इन बातों को समझे। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए जैसे शेप ऑफ हेयर, हेयर की शेप जो है वो एक तरीके से इनहेरिटेड ट्रेट है, जेनेटिक ट्रेट है। जबकि दूसरी क्या है? यहां पर अगर एग्जांपल दे, बॉडी बिल्डिंग जो डिपेंड करता है हमारी फिजिकल एक्सरसाइज पे, ये किस में होती है? इट्स अकर्स इन गैमेटिक सेल्स। ये किस में होती है भाई? इट अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, ठीक है। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि गैमेटिक सेल जो होती है वो गैमेट्स की फॉर्म में नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है, जबकि सोमेटिक सेल तो ऐसी सेल नहीं होती जो नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होती हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चली जाती हैं। शेप ऑफ हेयर, शेप ऑफ कलर ऑफ आई, शेप ऑफ आई, नोज, इस तरीके से जो ये कैरेक्टर हैं, all these characters are included in case of the inherited trait। लेकिन एक्वायर्ड का मतलब क्या है? जो एक तरीके से ज्यादा फिजिकली वर्क के बेस के ऊपर या जरूरत के बेस के ऊपर हमारी बॉडी में बिल्ड होती हैं, जो सोमेटिक सेल्स में होती हैं, ना कि गैमेटिक सेल्स में होती हैं। बॉडी बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन टू द फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग जो है वो फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, सप्लीमेंट के यूज पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होती, ऐसी ट्रेट्स को हम एक्वायर्ड ट्रेट के नाम से बोलते हैं। जबकि कोई ट्रेट जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होती सॉरी, एक ट्रेट जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाती है उसको हम इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। दूसरी ट्रेट से जो पास नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द एक्वायर्ड ट्रेट। एज पर सिचुएशन से ये एक्वायर्ड ट्रेट क्रिएट होती है बॉडी में, और ये इनहेरिटेड ट्रेट जो होती है ये ऑलरेडी मतलब जो गैमेट्स होते हैं उसमें प्रोड्यूस होती है।
तो यहां पर तो सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन होता है इसके केस में वो होता है भाई मियोसिस, क्योंकि आप सबको पता है मियोसिस से गैमेट बनते हैं। यहां पर क्या होता है, सेल डिवीजन जो होता है वो होता है माइटोसिस। माइटोसिस में कोई गैमेट्स नहीं बनता, स्मॉल कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर बाकी किसी के केस में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो ये जो लेक्चर था, इस लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा जो जेनेटिक्स का पोर्शन इस चैप्टर के अंदर था, हमने ये जो चैप्टर बताया था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो हेरिडिटी वाला पोर्शन आज हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट डे हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन जो इवोल्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।